In the last video, I talked about what was the political condition after the 7th century AD in the northern India. We saw that Rajput kingdoms were emerging and their domination lasted till 12 AD. After that, we saw the rise of Islam and we also talked about how Muslims invaded India. So, the first Muslim who invaded India was the Muhammad Qasim. He captured Sindh and Multan and established the Arab Empire in India. He came to India in the early 8th century. Then we talked about the Mahmud of Ghazni and his invasions. During 10th century, he is said to have made 17 raids in India. और हमने ये भी देखा था कि उसने इंडिया के अंदर काफी डीपली पेनिट्रेटेड कर दिया था। कनौज पे भी उसने अटैक करा था, मथुरा पे अटैक करा था और वहां से सब कुछ लूट के चला गया था। ऑल्दो उसने डीपली पेनिट्रेटेड कर दिया था इंडिया में, बट इन सारे एरिया को अपने किंगडम में नेक्स्ट नहीं करा था। जो उसका किंगडम था, दैट इज द गजनीवद एम्पायर, वो बस पंजाब तक का था। पंजाब से आगे उसने बस लूटा था, बट अपने किंगडम में एनेक्स नहीं करा था। फिर मोहम्मद घोरी आते हैं। मोहम्मद घोरी महमूद ऑफ गजनी के ही एक वेसल होते हैं, दैट इज द फ्यूडल लॉर्ड होते हैं उनके एरिया के। और जब महमूद ऑफ गजनी की डेथ होती है, मोहम्मद घोरी अपना घोरिद एम्पायर एस्टैब्लिश कर देते हैं। 12th सेंचुरी के अराउंड वो मुल्तान कैप्चर करते हैं और वहां से उन्होंने सिंध भी कैप्चर कर लिया था। उसके बाद वो पंजाब पे अटैक करते हैं और पंजाब से फिर वो ईस्टवर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में उस टाइम पे चौहान्स। फिर हमने देखा था बैटल ऑफ तराइन होती है मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद घोरी पृथ्वीराज को हरा के उन्हें मार देते हैं। फिर मोहम्मद घोरी वापस चले जाते हैं और अपना एक कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के चले जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली तक मार्च करता है, दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। मोहम्मद घोरी फिर से आते हैं अगले साल और कन्नौज के रूलर जयचंद को हरा के कन्नौज तक अपना एरिया एनेक्स कर लेते हैं। तो 12th सेंचुरी के एंड तक पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश तक का एरिया घोरिद एम्पायर में आ जाता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि घोरिद एम्पायर से दिल्ली सल्तनत कैसे बनी और दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। हम उन अलग अलग डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हमें पढ़ना है वो 13th सेंचुरी से स्टार्ट होता है। 12th सेंचुरी से पहले तक का हमने देख लिया सारा। 1206 के आसपास मोहम्मद घोरी की डेथ हो जाती है और उनका जो कमांडर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करता है। ठीक है, अब दिल्ली सल्तनत में काफी डायनेस्टीज रूल करती है। सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आती है, फिर खिलजी डायनेस्टी आती है, खिलजी डायनेस्टी के बाद आती है तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सईद आएंगे और फिर लास्ट में आएंगे लोदीज। हमें इन पांचों को बारी बारी से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग कैसे हुई और स्लेव डायनेस्टी कैसे स्टैब्लिश हुई। मैंने आपको बताया मोहम्मद घोरी की डेथ 1206 में हो जाती है और जैसे ही उनकी डेथ होती है तो उनके जो कमांडर होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्हें वो छोड़ के गए थे इंडिया में, वो अपनी एक डायनेस्टी बना लेते हैं जिसे कहते हैं स्लेव डायनेस्टी। अब इसका नाम स्लेव डायनेस्टी क्यों होता है, हम पहले ये देखते हैं। जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ये मोहम्मद घोरी के स्लेव थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक के अलावा आगे जितने भी लोग आएंगे, जैसे इल्तुतमिश आएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, और उनके बाद जितने भी लोग आएंगे मोस्टली वो स्लेव्स होते हैं। तो इसलिए ही इसे स्लेव डायनेस्टी बोला गया है। स्लेव का मतलब मामलुक होता है और मामलुक एक कुरानिक टर्म है स्लेव की। ठीक है, तो इसे मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, जिसका कुरानिक टर्म है स्लेव। ये स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक रूल करती है और यहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हो जाती है। दिल्ली सल्तनत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कैपिटल होती है लोगों की, इनके रूलर्स की, वो दिल्ली होती है, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत बोलते हैं। तो समझ में आया, मोहम्मद घोरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करते हैं। वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अपनी खुद की डायनेस्टी बनाते हैं और जो उनकी डायनेस्टी होती है स्लेव डायनेस्टी, वो 1206 से 1290 तक रूल करती है। अब इस स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही तीन छोटी छोटी डायनेस्टीज आएंगी। हम इन्हें अलग से डायनेस्टी इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि ये तीनों स्लेव्स ही है। ये जितनी भी तीनों आएगी डायनेस्टी, इनमें जो रूलर्स है वो सारे स्लेव्स ही है, इसलिए इसे स्लेव डायनेस्टी का एक टोटल हेडिंग दे दी। पर इस 1206 से 1290 वाले पीरियड में तीन अलग अलग डायनेस्टी रूल करेंगी, पर हम उसे कंबाइंड स्लेव डायनेस्टी बोलेंगे। तो अब हम तीन सब डायनेस्टीज देखते हैं स्लेव डायनेस्टी के अंदर। सबसे पहले कुतुबी डायनेस्टी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की होती है, जो 1206 से 1211 तक रूल करते हैं। फिर फर्स्ट एल्बारी डायनेस्टी आती है, वो 1211 से 1266 तक रूल करते हैं और इनके जो फाउंडर होते हैं वो होते हैं इल्तुतमिश। और फिर सेकेंड एल्बारी डायनेस्टी आएगी 1266 से 1290 तक, जिसके फाउंडर होते हैं बलबन। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 डायनेस्टीज आती है। 1206 से दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है।
सबसे पहली डायनेस्टी हम देख रहे हैं स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से 1290 तक रूल करती है। स्लेव डायनेस्टी के नीचे भी तीन सब डायनेस्टीज आती है। एक कुतुबी डायनेस्टी जिसके फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं, वो 1206 से 1211 तक रूल करते हैं। फिर फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी आएगी जो 1211 से 1266 तक रूल करेगी और इसके फाउंडर इल्तुतमिश होते हैं। फिर सेकेंड इल्बारी डायनेस्टी आएगी जो रूल करती है 1266 से 1290 तक, इसके फाउंडर होते हैं बलबन। अब हम बारी बारी से इन डायनेस्टीज को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुतुबी डायनेस्टी देखते हैं। स्लेव डायनेस्टी की सबसे पहली सब डायनेस्टी कुतुबी डायनेस्टी, और हमने देखा उसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रूल करते हैं। जो कुतुबी डायनेस्टी होती है उसमें सिर्फ ये एक अकेले रूलर होते हैं। ये मोहम्मद घोरी के स्लेव थे, ये मैंने आपको बताया, और मोहम्मद घोरी ने इन्हें गवर्नर बना दिया था अपने इंडियन पोजीशंस का। ठीक है, ये उनकी आर्मी में कमांडर होते हैं, और जब मोहम्मद घोरी वापस जा रहे होते हैं तो मोहम्मद घोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को गवर्नर बना देते हैं इंडियन पोजीशंस का अपने। मोहम्मद घोरी की डेथ होती है और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी स्लेव डायनेस्टी को एस्टैब्लिश करते हैं। इनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर होता था वो इंद्रप्रस्थ में होता था, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास है। इन्होंने घोरी के टाइम पे ही एक स्टैंडिंग आर्मी रेस करी थी और अपना पूरा कंट्रोल नॉर्दर्न इंडिया में कर लिया था। घोरी की डेथ के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। उनकी डेथ के बाद ये सुल्तान का टाइटल लेते हैं और लाहौर को अपनी कैपिटल बना लेते हैं। अब आप देखिए, दिल्ली के पास इनका हेडक्वार्टर था, इंद्रप्रस्थ में इनका हेडक्वार्टर था आर्मी का, बट सुल्तान बनते ही ये लाहौर में अपनी कैपिटल बनाते हैं। ऑल्दो से ये दिल्ली सल्तनत यहीं से स्टार्ट होती है, बट इनकी जो कैपिटल होती है वो होती है लाहौर। तो आपको ये याद रखना है, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की कैपिटल पूछे तो वो आप दिल्ली नहीं बताओगे, वो लाहौर बताओगे। चाहे वो मुस्लिम राइटर हो या फिर मुस्लिम रूलर हो, वो ऐबक को लख बख्श बोलते हैं। लख बख्श का मतलब द गिवर ऑफ लैक्स, लख और बख्श द गिवर ऑफ लैक्स। और वो इन्हें इसलिए ऐसा बोलते थे क्योंकि ये हमेशा लिबरल डोनेशंस देते थे। चाहे वो राइटर हो या फिर कोई इनके अंडर कोई रूलर हो, मतलब जैसे गवर्नर हो, ये हमेशा बहुत ज्यादा लिबरल डोनेशंस देते थे। दिल खोल के खर्च करना कहते हैं ना जिसे, ये वो करते थे, तो इसलिए ही इन्हें लख बख्श का टाइटल दिया गया था। हजरत निजामी एक ग्रेट स्कॉलर थे इनकी कोर्ट में, ये उन्हें पैट्रोनाइज करते थे, और इन्होंने एक मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी एक फेमस सेंट के नाम पे, और उन सेंट का नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। अब आप मुझे बताइए उस मीनार का नाम क्या है? वो है कुतुब मीनार। तो जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी वो थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑल्दो वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई थी, ये बात आप याद रखिए। वो कंस्ट्रक्शन आगे कंप्लीट होगी इल्तुतमिश के टाइम पे, बट कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी। सो ही ऑल्सो स्टार्टेड अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मीनार, दैट इज द कुतुब मीनार। और किसके नाम पे कराई थी? अपने नाम पे नहीं, इनका नाम भी कुतुबुद्दीन ऐबक था, बट वो कंस्ट्रक्शन इन्होंने, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन इन्होंने अपने नाम पे नहीं कराई थी। एक सेंट थे, उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो अगर क्वेश्चन आया कि कुतुब मीनार किसके नाम पे है, तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक पे मार्क नहीं करोगे, आप मार्क करोगे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे। लोग इसमें काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पे कुतुब मीनार बनवाई थी, बट ऐसा नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, जो एक फेमस सूफी सेंट थे, उनके नाम पे कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी। 1210 में इनकी डेथ हो जाती है, और इनकी डेथ काफी इंटरेस्टिंग तरीके से होती है। एक गेम होता है हॉर्स पोलो, ये असली घोड़ों के साथ खेला जाता है और इसे चौगन भी बोलते हैं। चौगन खेलते खेलते इनकी डेथ हो जाती है। जिस घोड़े पे ये होते हैं वही घोड़ा इन्हें मार देता है। इनका बेटा होता है आरम बख्श, जिससे 8 महीने बाद ही रिप्लेस कर देते हैं इल्तुतमिश। ठीक है, तो आरम बख्श इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे होते हैं आरम बख्श, जो 8 महीने बाद ही रिप्लेस हो जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं इनके बारे में। ये मोहम्मद घोरी के स्लेव होते हैं, और मोहम्मद घोरी जब वापस जा रहे थे ये इन्हें गवर्नर बना देते हैं इंडियन पोजीशंस के अपने। इनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है वो इंद्रप्रस्थ पे होता है, और ये दिल्ली के पास होता है। इन्होंने मोहम्मद घोरी के टाइम पे ही एक स्टैंडिंग आर्मी रेस कर दी थी और नॉर्दर्न इंडिया में अपना काफी अच्छा होल्ड कर दिया था। घोरी की डेथ के बाद ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और अपनी कैपिटल वो लाहौर बना लेते हैं, टाइटल सुल्तान का ले लेते हैं। मुस्लिम राइटर या फिर मुस्लिम रूलर इन्हें लख बख्श बोलते हैं, और इसका मतलब होता है गिवर ऑफ लैक्स, गिवर ऑफ लैक्स, बिकॉज ये काफी लिबरल डोनेशन उन्हें देते थे। हसन निजामी एक ग्रेट स्कॉलर थे इनकी कोर्ट में, ये उन्हें पैट्रोनाइज करते थे,
और इन्होंने ही कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराई थी। ऑल्दो वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, वो कंस्ट्रक्शन हुई थी कंप्लीट इल्तुतमिश के टाइम पे, जो इन्हें सक्सीड करेगा। बट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराई थी, और किसके नाम पे कराई थी? अपने नाम पे नहीं कराई थी। कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे है, ठीक है। तो वो एक फेमस सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, और उनके नाम पे कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन हुई है। और इनकी डेथ हो जाती है 1210 में चौगन खेलते हुए। चौगन एक गेम है जिसे हम हॉर्स पोलो भी कहते हैं। इनका बेटा होता है आरम बख्श, जो इन्हें सक्सीड करेगा, बट 8 महीने बाद ही, मतलब वो बस 8 महीने तक रूल करता है, और 8 महीने बाद ही इल्तुतमिश उन्हें हटा के अपनी खुद की डायनेस्टी बना देता है। तो ये थी कुतुबी डायनेस्टी। हमने देखा था ना स्लेव डायनेस्टी, जो 1206 से 1290 तक थी, उसमें एक थी कुतुबी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर ही 3 सब डायनेस्टी थी, कुतुबी डायनेस्टी हमने देख ली। अब हम दूसरी डायनेस्टी देखेंगे, फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी, जो 1211 से 1266 तक चलेगी। अब इसके सबसे पहले रूलर है इल्तुतमिश। अब ये भी स्लेव थे, तभी इस पूरी डायनेस्टी, ये तीन जो सब डायनेस्टीज है, इन्हें मिला के स्लेव डायनेस्टी बनती है। ये भी स्लेव थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी के स्लेव थे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। और इलबारी डायनेस्टी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। इनके जो सौतेले भाई थे, हाफ ब्रदर, वो इन्हें बेच देते हैं ऐबक को एक स्लेव की तरह, और ऐबक इल्तुतमिश को अपने सन इन लॉ बना देते हैं अपनी बेटी की शादी करा के। तो ऐबक ने खरीदा तो इन्हें एक स्लेव की तरह था, बट उन्होंने देखा कि ये इल्तुतमिश काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है और काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, काफ़ी अच्छे है। तो इसलिए ही उन्होंने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से करवा दी और उन्हें अपना दामाद बना दिया। तो स्लेव से सन इन लॉ बन गए थे। ऐबक ने इल्तुतमिश को ग्वालियर का इक्तदार भी बना दिया था। इक्तदार इज गवर्नर। स्टेट को वो कहते थे इक्त, और इक्तदार कहते थे गवर्नर को, ठीक है। तो ग्वालियर का गवर्नर बना दिया था ऐबक ने इल्तुतमिश को। तो ये स्लेव से सबसे पहले सन इन लॉ बने, और उसके बाद ये गवर्नर भी बन गए ग्वालियर के। रिप्लेस करते हैं आरम बख्श को 8 महीने बाद ही, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे होते हैं। सुल्तान बनते ही 1211 में सुल्तान बने थे। सुल्तान बनते ही ये अपनी कैपिटल अब दिल्ली शिफ्ट कर लेंगे। लाहौर में शिफ्ट करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अब लाहौर से ये अपनी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट कर देंगे। इनके टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, तेमुजिन। तेमुजिन फेमस है अपने नाम से, चेंगिस खान। तो चेंगिस खान का नाम ही है तेमुजिन। इनके टाइम पे ये चेंगिस खान, ये मंगोल्स का लीडर हुआ करता था। मंगोल्स एक ट्राइब थी इस वाली साइड पे, तो ये मंगोल्स का लीडर हुआ करता था चेंगिस खान। इसने सेंट्रल एशिया को इन्वेड करना स्टार्ट कर दिया था। सेंट्रल एशिया में एक लीडर थे जलालुद्दीन मंगाबर्नी। ये ईरान, जो आज का ईरान है, उस वाले एरिया के रूलर थे। क्वारिज्म, क्वारिज्म ईरान में पड़ता है। तो ये क्वारिज्म के रूलर थे जलालुद्दीन मंगाबर्नी। चेंगिस खान ने इन्हें हरा दिया था, जलालुद्दीन मंगाबर्नी को, सेंट्रल एशिया में। और जो ये जलालुद्दीन मंगाबर्नी थे, ये इंदस क्रॉस करके इंडिया आ गए थे छुपने के लिए। इन्होंने इल्तुतमिश से शेल्टर मांगा था। इन्होंने बोला था कि मुझे अपने पास रख लो और मुझे बचा लो, बट इल्तुतमिश ने मना कर दिया था, क्योंकि इल्तुतमिश भी डरते थे चेंगिस खान से। इल्तुतमिश जानते थे अगर वो शेल्टर दे देंगे, क्योंकि जो चेंगिस खान था वो ऐसे जलालुद्दीन मंगाबर्नी को ढूंढ रहा था काफी टाइम से, क्योंकि ये भाग गया था। अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मंगाबर्नी को शेल्टर देते, तो हो सकता था कि चेंगिस खान अपनी आर्मी के साथ इंडिया में इन्वेड कर दे, बट इन्होंने शेल्टर देने से मना कर दिया था। और यही पॉलिसी इल्तुतमिश की, चेंगिस खान को उन्होंने दूर रखा। और इल्तुतमिश की इसी पॉलिसी की वजह से चेंगिस खान इंडिया में इन्वेड नहीं कर पाए। उन्होंने इंडिया में इन्वेड करने से मना कर दिया और वापस वो अपने घर चले गए। So Mangabani crossed Indus and sought asylum from Iltutmish, but he refused to give him shelter to save his empire from the wrath of Genghis Khan. अब चेंगिस खान इतने खतरनाक थे कि उनसे सब डरते थे। तो इल्तुतमिश नहीं चाहते थे कि बिना बात में कोई लड़ाई हो और चेंगिस खान इंडिया में इन्वेड करे, मंगोल्स इंडिया में इन्वेड करे। तो इसलिए ही इन्होंने जलालुद्दीन मंगबर्नी को शेल्टर देने से मना कर दिया था। अब हम इनके कॉन्क्वेस्ट देखते हैं, इल्तुतमिश ने क्या क्या कॉन्क्वेस्ट करा।
मैंने आपको बताया था सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम थे, जो सबसे पहले इंडिया में इन्वेट करा था, उनका एरिया था ये वाला। यहाँ तक उन्होंने एनेक्स कर दिया था इंडिया को, ये पूरा उन्होंने अरबियन एम्पायर बना दिया था। फिर महमूद ऑफ गजनी आए थे, उनका भी यही एम्पायर था। उन्होंने यहाँ तक पेनिट्रेट करा था बट इसे एनेक्स नहीं करा था, यहीं तक उनका एम्पायर था। उसके बाद मोहम्मद घोरी आते हैं और मोहम्मद घोरी यहाँ तक सबसे पहले पहले वाले में यहाँ तक अपना कैपिटल बनाते हैं और दूसरा वो यहाँ तक घुस जाते हैं। हमने देखा था बैटल ऑफ चंद्रबल ने उन्होंने कन्नौज को भी एनेक्स कर लिया था। अब जो इल्तुतमिश है ये आगे बंगाल और बिहार में भी घुस जाएंगे। सो इल्तुतमिश मार्च अगेंस्ट बंगाल एंड बिहार। इतना एरिया तो पहले से था इनके पास, इतना वाला ये, बट इल्तुतमिश इस वाले एरिया को भी एनेक्स कर लेंगे, ये बिहार और ये बंगाल। So Iltutmish marched against Bengal and Bihar and reasserted his control over them. He also annexed Sindh and Multan and Delhi Sultanate. ये पूरा एरिया अब इल्तुतमिश के अंडर में था। देखिए पूरा नॉर्थ इंडिया इल्तुतमिश के अंडर में आ गया था। इसके अलावा राजपूत रिवोल्ट्स भी इन्होंने काफी सप्रेस करी। रणथंभौर, जालौर, अजमेर और ग्वालियर, यहाँ पे राजपूत रहते थे। इन सबकी रिवोल्ट को सप्रेस करके ये वाला एरिया भी इन्होंने एनेक्स कर लिया था। तो देखिए ग्वालियर यहाँ पे पड़ता था, ये भी इनके पास आता था। उज्जैन तक इनके एरिया में आता था, राजस्थान का भी एरिया आता था। तो ये सारे एरिया इनके अंडर में आते थे। पूरा नॉर्थ इंडिया इल्तुतमिश के पास था। अब हमने देखा था डेक्कन में परामर्श रूल कर रहे थे, तो इल्तुतमिश उन्हें भी अटैक करने की कोशिश करेंगे बट वो इनका एक्सपेडिशन सक्सेसफुल नहीं रहा था। परामर्श मालवा में रूल कर रहे थे, ये भी चौहान की एक ट्राइब थी। इल्तुतमिश ने परामर्श पर अटैक करने की कोशिश करी बट दिस एक्सपेडिशन वाज नॉट सक्सेसफुल। तो एक बार फिर से इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। ये इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी इन्होंने फाउंड करी थी। ये 1211 से 1266 तक रहती है। तो ये इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे, इसलिए ही इन्हें फर्स्ट इलबारी डायनेस्टी बोलते हैं। इनके सौतेले भाइयों ने इन्हें ऐबक को एक स्लेव की तरह बेच दिया था, बट ऐबक ने इन्हें स्लेव नहीं बनाया और इन्हें अपना दामाद बना दिया अपनी बेटी की शादी करा के। उसके बाद इन्हें ग्वालियर का गवर्नर बना दिया। इन्होंने आलम बख्श को रिप्लेस कर दिया था 1211 में और खुद सुल्तान बन गए थे। सुल्तान बनते ही इन्होंने सबसे पहले अपने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट करी। इनके टाइम पे चेंगिस खान सेंट्रल एशिया में इन्वेड कर चुके थे और चेंगिस खान थे वो मंगोल्स को लीडर थे, काफी खतरनाक थे। चेंगिस खान ने जलालुद्दीन मंगबर्नी जो क्वारिज्म के रूलर थे, क्वारिज्म आज के ईरान में पड़ता है, क्वारिज्म के रूलर थे, उन्हें हरा दिया था। मंगबर्नी डर के इंदस क्रॉस कर लिया था और इल्तुतमिश से मदद मांगी थी कि उन्हें असाइलम दे दे, एक शेल्टर दे दे, बट इल्तुतमिश ने मना कर दिया था। और इल्तुतमिश की इसी पॉलिसी की वजह से चेंगिस खान इंडिया में इन्वेड नहीं करे। उन्होंने इंडिया में इन्वेड नहीं करा, वो वापस अपने घर चले गए। तो इंडिया को उन्होंने चेंगिस खान के गुस्से से बचा लिया था। इल्तुतमिश ने अपना एम्पायर काफी बड़ा बना दिया था। उन्होंने बंगाल पे मार्च करा था और बिहार पे मार्च करा था और ये सब पूरा एनेक्स कर लिया था। उसके बाद इन्होंने सिंध, मुल्तान को भी एनेक्स करके अपने दिल्ली सल्तनत के एम्पायर में एनेक्स करवा दिया था। इनके अलावा राजपूत रिवोल्ट इन्होंने सप्रेस करी थी। रणथंभौर, जालौर, अजमेर, ग्वालियर ये सब भी एनेक्स करके अपने दिल्ली सल्तनत के एम्पायर में एनेक्स कर दिया था। इन्होंने परामर्श ऑफ मालवा जो एक राजपूत ट्राइब थी वहां पे भी अटैक करा बट वो एक्सपीडिशन इनका सक्सेसफुल नहीं रहा। अब जो इल्तुतमिश थे वो एक बहुत बढ़िया स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन का मतलब होता है एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, जो काफी फेमस होते हैं और जिनकी काफी रिस्पेक्ट होती है। सो ही वाज अ ग्रेट स्टेट्समैन। इन्हें मंसूर भी मिला था। मंसूर होता है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन, और जो ये मंसूर है ये इन्हें मिला था अब्बासिद कैलिफ से। हमने देखा था दो टाइप के कैलिफ होते हैं, एक अब्बासिद और एक उमायद। तो इन्हें अब्बासिद कैलिफ से 1299 में मंसूर मिला था। मंसूर होता है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन, और उस लेटर में लिखा था कि इल्तुतमिश ही दिल्ली का असली राजा है, लीगल सोवरेन है इल्तुतमिश ही है दिल्ली का नहीं पूरे इंडिया का। सो ही रिसीव्ड मंसूर the letter of recognition from the Abbasid Caliph by which he became legal sovereign ruler of India. इनकी सबसे बढ़िया बात ये थी कि इन्होंने अपनी बेटी को सक्सेसर बनाया था। इनके बेटे भी थे, इनके दो बेटे और थे, बट इन्होंने अपने बेटे को ना सक्सेसर बना के अपनी बेटी को सक्सेसर बनाया था, जिसका नाम था रजिया, और जिन्हें हम रजिया सुल्तान के नाम से जानते हैं। ये भी काफी स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज करते थे, जैसे मिनाज सिराज, ताजुद्दीन, निजामुल मुल्क, ये सब इनकी कोर्ट में थे, और इन्होंने ही कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी।
तो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किसने कराई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके नाम पे? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पे। बट जो कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन थी वो कंप्लीट करी थी इल्तुतमिश ने। और उस टाइम पे ये सबसे टॉलेस्ट स्टोन टावर था इंडिया का, 238 फीट। कुतुब मीनार के अलावा इन्होंने अजमेर में भी एक बहुत सुंदर मॉस्क बनाई थी। मॉस्क मतलब मस्जिद। तो अजमेर में भी इन्होंने बहुत प्यारी मस्जिद बनाई थी। इन्होंने इंडिया में अरेबिक कॉइनेज इंट्रोड्यूस करे थे। जो अरब के कॉइन सिस्टम था वो ये इंडिया में ले आए थे। और सिल्वर तंका जो 175 का वेट करता था, वो उस टाइम पे मिडिवल इंडिया के टाइम पे एक स्टैंडर्ड कॉइन बन गया था। और ये मॉडर्न रुपी का भी बेसिस था। ठीक है, 175 ग्राम का सिल्वर तंका होता था और ये एक स्टैंडर्ड कॉइन बन गया था मिडिवल इंडिया का। ये सब इंट्रोड्यूस कराया था इल्तुतमिश ने। पर इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती करी थी और इन्होंने ये एक रूलिंग क्लास बनाई थी। इसमें 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स होते थे और इन्हें हम बोलते थे द 40। ये नोबल्स थे और ये किंग को या फिर ये सुल्तान को असिस्ट करते थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इन्होंने कोशिश करी थी कि एब्सोल्यूट मोनार्की ना हो, किंग को या फिर सुल्तान को असिस्ट करने के लिए कोई होना चाहिए। तो ये बढ़िया स्टेट्समैन थे। इन्हें मंसूर मिला था। मंसूर था लेटर ऑफ रिकॉग्निशन अब्बासिद कैलिफ से, जिसकी वजह से ये इंडिया के रूलर सोवरेन बन गए थे। इन्होंने अपनी बेटी को रजिया को सक्सेसर नॉमिनेट करा था। मिनाज सिराज, ताजुद्दीन, निजामुल मुल्क, ये इनकी कोर्ट में स्कॉलर्स थे। इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराई थी, जो उस टाइम पे इंडिया का टॉलेस्ट स्टोन टावर था, 238 फीट का। अजमेर में भी इन्होंने एक मॉस्क बनवाई थी। उसके अलावा इन्होंने इंडिया में अरेबिक कॉइनेज सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था, जिसमें सिल्वर तंका होता था 175 ग्राम का, जो मिडिवल इंडिया का एक स्टैंडर्ड कॉइन बन गया था। और ये सिल्वर तंका आज भी इंडिया में मॉडर्न रुपी की तरह काम करता था। मतलब उसका बिल्कुल बेसिस था, इसी के ऊपर मॉडर्न रुपी बना गया है, सिल्वर तंका के ऊपर। और इन्होंने एक रूलिंग क्लास बनाई थी जिसे हम बोलते द 40। ये नोबल्स थे जो किंग की या फिर सुल्तान को असिस्ट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम बात करेंगे रजिया के ऊपर। रजिया ने रूल करा था 1236 से 1240 तक और ये एलबरी डायनेस्टी की सेकेंड रूलर थी। अब आप देखिए, रजिया दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन सुल्तान थी। एक्चुअली फर्स्ट एंड लास्ट। ये इतनी ज्यादा काबिल थी कि ये दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट वुमेन एंड लास्ट वुमेन सुल्तान थी। अब आप देखिए, एक तो ये वुमेन थी, तो इसलिए ही इन्होंने स्टार्टिंग से अपने रेन में अपोजिशन फेस करा है। मिडिवल इंडिया काफी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी और वहां पे वुमेन का रूल करना अच्छा नहीं माना जाता था। वो लोग अब वुमेन को अपने ऊपर नहीं देख सकते थे, इसलिए ही इन्हें अपने रेन में काफी ज्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ा है। इनके फादर इल्तुतमिश ने इन्हें नॉमिनेट करा था सक्सेसर के लिए, बट जो काजी ऑफ दिल्ली और वजीर थे उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज को थ्रोन के लिए नॉमिनेट करा था। अब ये दोनों कौन थे? काजी ऑफ दिल्ली और वजीर कौन थे? मैंने आपको बताया ना, इल्तुतमिश के टाइम पे उन्होंने द 40 बनाए थे और ये नोबल्स थे जो हाई ऑफिस मिलिट्री ऑफिशियल्स थे। काजी ऑफ दिल्ली और वजीर ये दोनों इस 40 में से ही पार्ट थे। तो इन दोनों ने रुकनुद्दीन फिरोज को थ्रोन पे बैठा दिया, रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान पे बैठा दिया। बट हुआ क्या, मुल्तान के जो गवर्नर थे उन्होंने रिवोल्ट करा। उन्होंने कहा कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को सक्सेसर बनाया, इसलिए रजिया ही सुल्तान बनेगी। जब ये बात रुकनुद्दीन को पता चली तो रुकनुद्दीन मुल्तान चले गए उनके अगेंस्ट मार्च करने, ताकि वो रिवोल्ट को सप्रेस कर पाए। और इसी बात की अपॉर्चुनिटी रजिया ने उठाई और दिल्ली के आमिर के साथ दिल्ली सल्तनत का थ्रोन छीन लिया। अब इन्हें बहुत मुश्किलों से रूल करना पड़ा था। इन्होंने अपना फेमिनिन अपीयरेंस ये सब हटा दिया था। इवन ये कोर्ट में भी थोड़ा लड़का बन के रहती थी, ये हंटिंग पे जाती थी और इस बात से लोगों को काफी प्रॉब्लम थी। इन्होंने अबिसिनियन स्लेव याकुत को रॉयल हॉर्सेस का मास्टर अपॉइंट करा था। मतलब रॉयल हॉर्सेस मतलब कैवलरी। याकुत का नाम आप याद रखिए, काफी इनका इंपॉर्टेंट और वफादार आदमी था। अब 1240 में क्या हुआ, भटिंडा का गवर्नर जो अल्तुनिया थे
उन्होंने इनके अगेंस्ट रिवोल्ट करा। उन्होंने बोला कि ये एक वुमेन है और मैं इनके अंडर में काम नहीं करूंगा, मैं इसे सुल्तान नहीं मानूंगा। तो रजिया सुल्तान उन्हें पर्सनली सप्रेस करने गई, वहां पे उनसे पर्सनली मिलने गई ताकि वो रिवोल्ट को सप्रेस कर पाए। और वहां पे अल्तुनिया ने याकूत को मार डाला। याकूत कौन था? इनके रॉयल हाउसेस का मास्टर। और रजिया को प्रिजनर बना लिया अपना। और इसी टाइम पे क्या हुआ, जो टर्किश नोबल्स थे, टर्किश नोबल्स कौन थे? द 40। उन्होंने बहराम, बहराम एक और बेटा था इल्तुमिश का, मतलब रजिया का भाई, बहराम को थ्रोन पे बैठा दिया और बहराम को राजा बना दिया। पर वहां पे क्या हुआ, रजिया ने अपने कैप्टर जो अल्तुनिया थे उन्हें प्यार करवाया अपने आप से और उनका दिल जीता और उनसे शादी करी। और ये दोनों दिल्ली आ रहे थे, बट दिल्ली आते आते रजिया हार गई और इन्हें मार दिया गया। तो मैं फिर से बताता हूँ क्या हुआ। इनके रेन में इन्हें स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम हुई है। इल्तुमिश ने इन्हें नॉमिनेट करा था अपने सक्सेसर के लिए, तो जो काजी ऑफ दिल्ली और वजीर थे जो 40 के अंदर आते थे, उन दोनों ने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। ये बात पता चलते ही जो मुल्तान का गवर्नर था उसने रिवोल्ट करा। और जब ये बात रुकनुद्दीन को पता चली, रुकनुद्दीन मुल्तान गया पर्सनली रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। और इस बात का फायदा उठा के रजिया ने दिल्ली ऑफ अमीर्स के साथ दिल्ली सल्तनत का थ्रोन छीन लिया और खुद सुल्तान बन गई। सुल्तान बनके सबसे पहले उन्होंने अबिसिनियन स्लेव एक थे याकुत, याकुत को अपने रॉयल हाउसेस का मास्टर बनाया, मतलब कैवेलरी का मास्टर। 1240 में अब क्या हुआ, भटिंडा के जो गवर्नर थे अल्तुनिया, उन्होंने रिवोल्ट करा और रजिया सुल्तान वहां पे पर्सनली गए रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए। बट अल्तुनिया ने इस बात का फायदा उठाया, याकुत जो उनके रॉयल हाउसेस का मास्टर था उन्हें मार दिया और रजिया को प्रिजनर बना दिया। और इसी टाइम पे टर्किश नोबल्स जो 40 थे, उन्होंने बैराम जो रजिया का भाई था उसे किंग बना दिया, सुल्तान बना दिया। पर थोड़े टाइम बाद ही रजिया ने अपने कैप्टर पे ही प्यार का जादू वादू कुछ करा होगा और उससे शादी करी और ये दोनों दिल्ली आ रहे थे और वहां पे रजिया को हरा के रजिया को मार दिया गया। अब आप देखिए, जो ये द 40 थे, जो इल्तुमिश ने नोबल की एक एलाइट क्लास बनाई थी, ये चाहते थे कि जो पावर है वो इनके पास रहे। तो सुल्तान और इन द 40 के बीच में एक लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई थी। सुल्तान चाहता था कि पावर उसके पास है और द 40 चाहते थे कि पावर उनके पास रहे। और रजिया को हराने के बाद इन लोगों की पावर काफी बढ़ गई थी। तो अगले 6 सालों में बहराम जो रजिया के भाई थे, इन्होंने रूल करा और द 40 ने इस बहराम को भी थ्रोन से हटा दिया। इस बहराम को भी एक बैटल में हरवा के इसे मार दिया। अब एक जेंटलमैन होते हैं बलबन, ये महमूद नसरुद्दीन महमूद इल्तुमिश का सबसे छोटा बेटा होता है। तो इल्तुमिश ने इन बलबल को अपॉइंट करा था नसरुद्दीन महमद के लिए कि नसरुद्दीन महमद की वो केयर करे उसका एक रेजाइम की तरह, कि हमेशा उसके साथ रहे। ये बलबन क्या करते हैं, इन नसरुद्दीन महमूद को थ्रोन पे बैठा देते हैं और इसे सुल्तान बना देते हैं। तो जो द 40 जो पावर छीनना चाहते थे, अब वो पावर छीन नहीं पाए बिकॉज ऑफ बलबन। तो अब हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। ये गियासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था, या फिर उलुग खान। ये नायब थे या फिर रेजेंट थे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद इल्तुमिश के सबसे छोटे बेटे थे। तो इन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन करी सुल्तान से अपनी बेटी की शादी करा के। तो अब एक तरीके से पावर सारी बलबन के पास थी। नाम किंग का होता था, सुल्तान का होता था, बट जो पीछे से सब चला रहा था वो था बलबन। और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन काफी पावरफुल थी और इन्होंने सारी डिफिकल्टीज अपने जो भी आई थी तो 40s की, उन्हें सब हटाते गए थे ये। अब 1266 में सुल्तान ये जो नसरुद्दीन महमूद है उनकी डेथ हो जाती है और बलबन सुल्तान बन जाते हैं। इन्हें पता था कि जो मोनार्की पे रियल थ्रेट है वो है द नोबल्स कॉल्ड 40। जो 40 नोबल्स है वो हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करते रहते थे और वो खुद भी पावर लेना चाहते थे। तो उन्हें पता था कि मोनार्की जो सुल्तान के पास एब्सोल्युटली पावर होती थी, ये जो द 40 है उस पर थ्रेट है, मोनार्की पे थ्रेट है। तो अब ये उन द 40 को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करेंगे। इनके अकॉर्डिंगली जो सुल्तान था वो अर्थ पे गॉड की शैडो है। ये हमने काफी जगह देखा है दैट किंग हैड द डिवाइन राइट्स। ठीक है, तो वही चीज ये यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगी। ये अपने आप को गॉड की शैडो समझते थे अर्थ पे। और इन्होंने द 40 को नीचा दिखाने के लिए काफी अलग अलग तरीके के रूल्स रखे थे कोर्ट में।
जैसे द फोर्टीज को या फिर किसी को भी सुल्तान के पैर को किस करना पड़ता था, फीट को किस करना पड़ता था जब भी वो कोई कोर्ट में आता था। तो इस टाइप के कुछ कानून उन्होंने रखे थे कोर्ट में, ये डिसिप्लिन थे। और ये चाहते थे कि 40 की पावर किसी भी तरीके से तोड़ दे। तो उन 40 में से कुछ ओबीडियंट थे, ये उन्हें माफ कर देते थे। बट जो बदतमीजी करते थे या फिर जो पावरफुल होना चाहते थे, ये उन्हें किसी तरीके से मरवा देते थे। तो इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड नहीं करा, इनके टाइम पे कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ। इन्होंने काफी ट्राई करा कि पूरे किंगडम में जितना भी है उसमें लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करे। तो ही paid more attention to the restoration of law and order instead of expanding his kingdom. इन्होंने एक अलग सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, क्योंकि इन्हें पता था जो पुराना वाला मिलिट्री डिपार्टमेंट है वो करप्टेड है, वो द 40 की बात ज्यादा सुनता है। तो इन्होंने एक मिलिट्री का डिपार्टमेंट बनाया अलग, जिसे वो बोलते थे दीवानी ईयर्स। और इन्होंने आर्मी को पूरा रिऑर्गेनाइज करा। मेवातीज एक ट्राइब थी और ये हरियाणा साइड की होती थी। तो वो हमेशा दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे काफी अटैक करते थे और प्लंडर्ड करते थे। तो बलबन ने उनके अगेंस्ट काफी सीवियर एक्शन लिया और ऐसी रॉबरीज को बचाया, जिसकी वजह से अब वो जो रोड्स थी वो सेफ थी ट्रैवल के लिए। एक जेंटलमैन थे दुकरेल खान, ये बंगाल के गवर्नर थे। इन्होंने बलबन के अगेंस्ट रिवोल्ट करा, बट बलबन ने उस रिवोल्ट को हटा के उन्हें मार दिया। अब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट में मंगोल्स फिर से आ गए और बलबन ने उन्हें सप्रेस करने के लिए अपने बेटे प्रिंस महमूद को भेजा। बट प्रिंस महमूद इस बैटल में मारे जा चुके हैं। इसकी वजह से बलबन को काफी मॉरल प्रेस्टीज पे शॉक लगा, उन्हें काफी धक्का लगा और 1287 में बलबन की डेथ हो जाती है। अब बलबन को सक्सीड करेंगे उनके ग्रैंडसन कौकाबाद। कौकाबाद दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं और ये 4 साल रूल करते हैं और उनका रूल काफी इनकॉम्पिटेंट होता है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। और इसी बात का फायदा उठा के जलालुद्दीन खालजी दिल्ली का थ्रोन कैप्चर कर लेता है 1290 में। तो मैं बलबन के बारे में फिर से बताता हूँ। इनका पूरा नाम था घियासुद्दीन बलबन या फिर उलुग खान, और ये सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के नाइब या फिर रेजेंट थे। इन्होंने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करा सुल्तान से अपनी बेटी की शादी करा के। ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रांग थी और इनके टाइम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी इन्होंने उन सबको फेस करा। 1266 में सुल्तान की डेथ हो जाती है और ये थ्रोन पे आ जाते हैं। इन्हें पता था कि जो मोनार्की पे रियल पावर है वो द 40 है। 40 जो टर्किश नोबल्स थे वो चाहते थे कि पावर उनके पास रहे, पर सुल्तान चाहता था कि पावर उसके पास रहे। इनके अकॉर्डिंगली जो सुल्तान है वो अर्थ पे गॉड्स की शैडो है, इसलिए ही द 40 को नीचा दिखाने के लिए और अपनी पावर को दिखाने के लिए इन्होंने कोर्ट में काफी अजीब तरीके के कानून लाना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कोई भी अगर कोर्ट में आता था तो उन्हें पहले सुल्तान की फीट को किस करना पड़ता था। इस टाइप के कुछ कस्टम्स थे और ये चाहते थे कि द 40 की पावर को ये किसी भी तरीके से तोड़ दे। जो ओबीडियंट नोबल्स थे ये उन्हें माफ कर देते थे, बट जो इनकी बात नहीं मानते थे ये किसी ना किसी तरीके से उसे मरवा देते थे। इन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड नहीं करा, उसके बदले इन्होंने ज्यादा टाइम दिया। इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग हिज किंगडम ही पेड मोर अटेंशन टू द रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। ये चाहते थे कि लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छे से रिस्टोर रहे, किंगडम तो बाद में भी एनेक्स हो जाएगा। इन्होंने एक अलग से अपना मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसे दीवानी ईयर्स बोलते थे और इन्होंने पूरी आर्मी को रिऑर्गेनाइज करा। मेवातीज एक ट्राइब थी जो दिल्ली के आसपास रहती थी और दिल्ली के बाउंड्री पे आके हमेशा लूटपाट करती थी। इन्होंने उनके अगेंस्ट काफी सीवियर एक्शन लिए और उन्हें मार दिया। इसकी वजह से जितनी भी रोड्स थी वो ट्रैवल के लिए सेफ हो गई। तुगरील खान ये बंगाल के गवर्नर थे, इन्होंने बलबन के अगेंस्ट रिवोल्ट करा था, बट बलबन ने वो रिवोल्ट को सप्रेस करके तुगरील खान को मार दिया। नॉर्थ वेस्ट में मंगोल्स फिर से आने लगे थे और बलबन ने अपने प्रिंस महमूद को भेजा था, अपने बेटे को, पर प्रिंस महमूद मारा गया था इस वाली फाइट में। इसकी बात से बलबन को काफी शॉक लगा और 1287 में बलबन की डेथ हो जाती है। फिर उनका जो ग्रैंडसन होता है कायकोबाद, उसे सुल्तान बना दिया जाता है। और कायकोबाद ने 4 साल रूल करा, बट कायकोबाद काफी इनकम्पिटेंट थे, वो ज्यादा कुछ ध्यान देते नहीं थे। और इसी बात का फायदा उठा के जलालुद्दीन खलजी ने दिल्ली का थ्रोन कैप्चर कर लिया 1290 में, और इसी के बाद अब खलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थी पूरी स्लेव डायनेस्टी। हमने अब तक क्या क्या देखा स्लेव डायनेस्टी में? पूरी स्लेव डायनेस्टी में 3 सब डायनेस्टीज थी, एक कुतुबी डायनेस्टी, एक फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी और सेकंड इल्बारी डायनेस्टी। सेकंड इल्बारी डायनेस्टी बलबन के टाइम से स्टार्ट होती थी। कुतुबी डायनेस्टी में कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा था। फिर फर्स्ट इल्बारी डायनेस्टी में हमने इल्तुमिश को देखा था। इल्तुमिश ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपॉइंट करा था, हमने रजिया सुल्तान के बारे में देखा।
और फिर सेकेंड अल्बारिड डायनेस्टी में हमने बलबन के बारे में देखा, और यहाँ पे हमारी पूरी स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो 1290 आते आते स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है। 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी चलती रही। अब 1290 से स्टार्ट होएगी खालजी डायनेस्टी, और ये मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा।